Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Iron, and guys, welcoming you all to another exam analysis video. And in today's video we will be discussing आपके ये जो रेलवे आरपीएफ के एग्जाम्स चल रहे हैं 2024 के, उसके गाइस जो 3 दिसंबर 2024 का आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था ना गाइस, उसके क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस अभी तक नहीं देखा है तो दैट इज ऑलरेडी लाइव ऑन द चैनल, जल्दी से जाओ देख लो so that you can ultimately come to an end and come to an idea कि कितना परसेंट आपने एग्जामिनेशन अपना करेक्ट करा है, कितने परसेंट आपने आंसर्स एकदम करेक्ट आंसर करे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से जो कैंडिडेट्स जिन्होंने आरपीएफ का एग्जाम नहीं दिया है या वो उसके एग्जाम नहीं दे रहे हैं, सो गाइज उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर से देखें, बिकॉज इसमें जो हम जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, वो आपको प्रिपेयर करेंगे फॉर ऑल ऑफ दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो यस गाइस, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक जरूर से देखना, एंड डू लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन और रिकमेंडेशन रिलेटेड टू द वीडियो। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर चैनल पे नए हो, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलना, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जिससे यू विल गेट द नोटिफिकेशंस of all of those important videos that we bring up on our channel. Okay, so now let's begin and look for the questions. सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, इट वाज रिलेटेड टू एक कोड आपको दे दिया गया था कि VL3004, ये जो है 30004, ये जो है ये बेसिकली किस क्रॉप वेराइटी को डिनोट करता है। तो गाइस यहाँ पे वीट इज द करेक्ट आंसर, वो वीट को डिनोट करता है। नेक्स्ट है, बनारस वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। सो गाइस, अर्लियर एज वी नो, आज जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के नाम हैं, ये बहुत पुराने एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। काफियों के दो चेंजेस हो गए हैं, बट ऑब्वियसली जो हाँ, जब हिस्ट्री का अगर आप बुक उठा के देखोगे तो आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बनारस हो गया या कोई और स्टेट हो गया जो कि उस समय में उस डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बनारस जो थी वो इनिशियली जिसको बनारस किंगडम और काशी किंगडम के नाम से जाना जाता था। आज तो वो बनारस स्टेट के नाम से जानी जाती है, पर पहले वो बनारस किंगडम या फिर काशी किंगडम के नाम से जाना जाता था, जो कि थी नारायण डायनेस्टी की। ठीक है, जो नारायण डायनेस्टी की कैपिटल थी, तो नारायण डायनेस्टी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और ये जो काशी किंगडम था, इट वाज अ किंगडम जो जिसको लेटर प्रिंसली स्टेट भी बोला जाता था। प्रिंसली स्टेट अंडर हुम, अंडर नारायण डायनेस्टी, जिसको आज के समय में अगर हम देखें तो वो आज जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इज गिवन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो गाइज, जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये आपको आर्टिकल 51A पार्ट 4A में मिल जाएंगी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन आर्टिकल 15A ऑफ पार्ट 4A in our Indian constitution. Okay, next question. Who was the founder of Gurjar Porathihar dynasty? So Nagabhat is the correct answer. Nagabhat was the person who was the founder of Gurjar Porathihar dynasty. Okay, next question. Under which article does the president has advisory powers in the Supreme Court? So guys, वो article 143 में mentioned है, और आर्टिकल 143 की बात करें, which is something that gives the president the power to seek the opinion of the Supreme Court or any question of law or fact of any public importance। वो सारी चीजें जो हैं ये आपके आर्टिकल 143 में गिवन है। ओके गाइज, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है विच 143 वी वर टॉकिंग अबाउट, ये आपका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो ओपिनियन है या फिर एडवाइजेस हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट की होती हैं, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और जो भी ओपिनियन रहेंगी, जो भी एडवाइजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, दैट may or may not bind the president and he may or may not act upon it. It is not necessarily, ठीक है, it would be just a suggestion or any kind of recommendation, but there are no foundations in it. The president may also refer a dispute of the kind जो कि 131 आर्टिकल में mentioned है to the Supreme Court for any kind of opinion। तो ये सारी चीज important है, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 131 जो कि यहाँ पे बताया गया है। इनको अच्छे से गाइज याद कर लेना, because it is very important।
ओके नेक्स्ट गाइज, आपसे फोक डांस पूछे गए थे, एज आई जस्ट टोल्ड यू इन माय रीसेंट वीडियो कि गाइज फोक डांस, वैसे भी मैं तो हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि फोक डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, फोक फेस्टिवल्स ये जो होते हैं अलग अलग स्टेट्स के, बहुत ज़रूरी होते हैं याद करना, बिकॉज ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको छत्तीसगढ़ का फोक डांस पूछा गया था। सो गाइज कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स के नाम, वैसे आपको ऑप्शन में पांडवानी गिवन था तो वहां पे आपको पांडवानी टिक करना था, बट अदर देन पांडवानी कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स जो कि छत्तीसगढ़ के काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दोज डांस फॉर्म्स इन योर हेड। ओके जैसे कि सायला डांस हो गया, सुआ नाचा हो गया, कर्मा डांस हो गया, पंथी डांस हो गया, गेंडी डांस हो गया, पांडवानी जो कि अभी मैंने आपको बताया, उसके अलावा राउत नाचा और राहस डांस, ये कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स के नाम हैं, कुछ ऐसे फोक डांस हैं जो कि छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं और काफी ज्यादा फेमस हैं, तो प्लीज इन सबको याद कर लेना। Okay, next question. Who is known as the Bharat Kokila in India? So guys, Bharat Kokila, Bharat तो obviously India and Kokila is nightingale, kokil, kokil, जिसको हम बोलते हैं ना nightingale. So guys, Sarojini Naidu is the correct answer, जिनको हम अगर आपको याद हो का पहले भी क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, सो इट इज सरोजनी नायडू। और जो सरोजनी नायडू हैं, शी वाज अ फेमस पोएटेस, वो एक फेमस पोएटेस थी, एक फ्रीडम फाइटर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी थी और बहुत ही अच्छी स्पीकर भी थी वो अपने टाइम की। और जो नायडू है, नायडू का जो काम है एज अ पोएट, उसने काफी ज्यादा सोब्रिकेट अर्न करा था, ठीक है, जिसके कारण उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का ही नाम दे दिया गया था, जिसको भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। और ये जो नाम, ये जो टैग आप कह सकते हैं, ये जो निकनेम उनको दिया गया था, इट वाज गिवन टू हर बाय महात्मा गांधी, तो ये चीज भी आपको याद करनी जरूरी है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को किसने नाम दिया था, सो महात्मा गांधी वुड बी द आंसर देन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई उनको ये नाम क्यों दिया था, तो शी वाज गिवन दिस पर्टिकुलर नेम बिकॉज ऑफ द कलर, द इमेजिनरी एंड लिरिकल क्वालिटी जो उनकी पोएट्री में थी, ठीक है, मतलब अगर आप उनकी पोएट्री को पढ़ते हो तो यू कैन एक्चुअली हैव अ imagination and lyrics going on while you are reading it, तो that was such a good quality of her poetry, तो इसी रीजन के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का नाम टैग दे दिया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सरोजनी नायडू, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, फेमसली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला, इज अ मॉन्यूमेंटल फिगर, डेफिनेटली इंडियन हिस्ट्री की बहुत तगड़ी मॉन्यूमेंटल फिगर रही हैं वो, और इक्वली प्रोएस थी वो इन द वर्ल्ड ऑफ एक्टिविज्म ऑल्सो, आर्ट में उनका काफी नाम है, और शी वॉज अ फियर्स फ्रीडम फाइटर एंड अ सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये कुछ चीजें हैं रिलेटेड टू सरोजनी नायडू, प्लीज अच्छे से याद रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1866 टू 1915, ओके ये आप उनका जीवन काल के बारे में यहाँ पे बात हो गई है, 1866 टू 1915। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्थापित किया था, एंड इट हैपेंड इन द ईयर 1905 और विद द एड ऑफ एम जी राणा डे। और अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ पर किया था, तो ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसको पुणे महाराष्ट्र में फॉर्म किया गया था ऑन जून 12 1905। सो ये पूरी डेट, ईयर, मंथ, एवरीथिंग आपको याद रखना है, कहाँ पे किया था, पुणे महाराष्ट्र में, कब किया था, 12 जून 1905 में, किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, एंड ही लेटर लेफ्ट द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी टू फॉर्म दिस एसोसिएशन। इस पर्टिकुलर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। Okay, next question. Between which two countries did the Garuda Shakti exercise took place? So, guys, it took place between India and Indonesia. So, India and Indonesia is the correct answer. और ये जो गरुड़ शक्ति है एक्सरसाइज है, इसमें स्पेशल फोर्सेस ऑफ द इंडियन आर्मी इंक्लूडेड हैं, जिनको हम पारा स्पेशल फोर्स के नाम से जानते हैं, PSF, और जो इंडोनेशियन आर्मी है वो भी इंक्लूडेड है। और ये जो बायलेटरी मिलिट्री एक्सरसाइज है, इट
हैज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंट्रीज, टू नेशंस, जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया शामिल है, जो कि 2012 में इनिशिएट करा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी ध्यान रखना। Okay, next question, the right to privacy. ठीक है, right to privacy is also a fundamental right, guys, which comes under which article ये आपसे पूछा गया था. So guys, article 21 is something that states about the right of privacy. ठीक है, privacy हो गया, privacy invasion चीजें हो गई, उनसे related चीजें आपके article 21 में given है. And the right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life. ठीक है, as an intrinsic part of right to life and personal liberty under article 21 and as a part of the freedom guaranteed by part 3 of the Indian constitution. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. Okay, next question. Which of the Gupta ruler married the princess of Lichvi dynasty? So guys, Chandragupta प्रथम जो हैं वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चंद्रगुप्त प्रथम ही वो इंसान थे जिन्होंने लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी जिनका नाम था कुमारा देवी, उनसे शादी करी थी, एंड दैट may have helped him extend his political power. Obviously शादी करा था उन्होंने एक प्रिंसेस से, तो वहां का भी जो राज्य था वो उनको दे दिया गया था. उनकी जो पावर थी, उनकी जो डोमिनियन थी, जो पॉलिटिकल डोमिनी उनकी थी, वो भी बढ़ गई थी. उन कुमारा देवी जो प्रिंसेस थी उनसे शादी करने के बाद दैट इनेबल हिम टू अडॉप्ट द प्रेस्टिजियस टाइटल महाराजा धीराजा का टाइटल मिल गया था, जिसके बाद उनको, and according to the dynasty's official record he was succeeded by his son समुद्र गुप्ता. ठीक है, जो समुद्र गुप्ता भी आपको नाम याद रखना है, who was the son of महाराजा धीराज. ठीक है, तो ये चीज है चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड, याद रखिएगा. Okay, next question, who works for the president? So guys, the attorney general of India is the correct answer, that actually works for the president. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 22? सो गाइस, आप नोटिस कर रहे हो कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हिच मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आर्टिकल अमेंडमेंट एवरीथिंग वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, बिकॉज उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. So coming back to the question, Article 22 की अगर हम बात करें, so Article 22 of the Indian Constitution जो है, it pertains to the protection of a person's right to personal liberty and safeguards against detention or arrest. तो आप कह सकते हैं arrest से related चीजें हो गई, detention से related चीजें हो गई, वो सब आपका Article 22 देखता है, and that too without proper legal procedure. तो ये चीज आपको नोट करना है, ठीक है. और ये जो आर्टिकल है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटीड है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को, टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है बिहार. बिहार को गाइज पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. एंड बिहार जो है इंडिया में कुछ कॉजेज हैं which are very much similar to the cause of poverty in India, including जिसमें poverty के भाई reasons क्या हैं, जैसे कि high population density हो गया, low literacy rate हो गया, inadequate infrastructure हो गया, ineffective governance हो गया, और limited industrial growth हो गया. Because all of these factors, all of these reasons, and all of these things, it is causing Bihar to be the poorest state in India as of today. ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, दे हैव आल्सो इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट्स. ठीक है, बिहार तो है ही, अपार्ट फ्रॉम बिहार, झारखंड और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है. एंड अकॉर्डिंग टू नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट आता है, विच इज एमपीआई इन शॉर्ट, फुल फॉर्म में हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, उसके हिसाब से, है ना, एमपीआई के हिसाब से 51.91% पॉपुलेशन जो है ना बिहार की, वो पुअर है. सो कैन यू एक्चुअली हैव एन आइडिया कि भाई जब 51.91% लोग जो हैं दे आर इलिटरेट, दे आर वेरी पुअर, तो फिर तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, राइट, जिसके कारण इट मेक्स बिहार टू बी द पुअरेस्ट स्टेट. Okay, next question, which is the state with least rainfall? So guys, Rajasthan is the correct answer.
What is the reign tenure of Mauryan Emperor Bindusara? So guys, बिंदुसारा के शासन काल का जो समय था, जो साल ऐसे थे जब बिंदुसारा ने शासन किया था, तो इट वाज 297 बीसी से लेके 273 बीसी तक. Okay, next question. Who among the following had the shortest tenure as the president of India? So हमारे इंडियन जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनमें सबसे कम टेन्योर के लिए जो प्रेसिडेंट नियुक्त करे गए थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन. So डॉक्टर जाकिर हुसैन is the correct answer. On which date did the नीति आयोग replace the planning commission? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं, yesterday's video also we talked about planning commission, ठीक है, जो कि ये 5 year plans को लेकर आया था. एंड उसके जाने के बाद जैसे ही नीति आयोग आया था जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था, फिर जो ये 5 years प्लान्स वगैरह और भी अलग अलग चीजें जो कि प्लानिंग कमीशन हैंडल करता था, नीति आयोग वाज द कमीशन जिसने वो फिर टुक ओवर कर लिया था. सो द डेट एंड द डे ऑन विच इट हैपेंड वाज 1 January 2015. सो 1 January 2015 इज द करेक्ट आंसर गाइज, जिस दिन नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था. Okay, next question. Which edition of Khelo India Games was held in 2023 in Delhi? So, guys, it was the first edition that got played in Delhi in the year 2023 of Khelo India Games. Next question. In which year All India Trinamool Congress, यानी कि ATC, कब बना था? So, guys, ATC was formed in the year 1998. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्टेस्ट रेंज जिसकी अभी हमने बात करी, डॉक्टर जाकिर हुसैन. विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? अगेन गाइज, बिहार, जो कि अभी हमने डिस्कस करा था, सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेट जो है वो बिहार की ही है एज पर द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया. Okay, next question. Which of the union territories of India has the highest literacy rates? So guys, note करिएगा, we are going to be talking about the union territory and not the state. तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो है आपकी लक्षद्वीप की. सो लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? तो या अगर आपको याद होगा, इज इन द ईयर 2015 कुछ ऐसे मिशन, कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेकर आए गए थे जिसके तहत डिजिटल इंडिया हुआ, ये स्मार्ट सिटी हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें दे वर ऑन बूम. तो जिसमें से ही एक मिशन था स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को. तो 25 जून 2015 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिरिजा देवी जो हैं, शी वाज अ क्लासिकल सिंगर, जो किस घराने से बिलोंग करती थी? तो गाइस, सेनिया और बनारस घराना जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज शी यूज्ड टू related to that particular घराना only. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द करंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी? तो यहाँ पे सीएनएस की बात हो रही है, चीफ नेवल स्टाफ. सो गाइस, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. The General Agreement on Trade and Tariff, which is GATT, GATT. GATT जो है ये guys किस साल में establish हुआ था? So guys, 30th October 1947 was the year जब General Agreement on Trade and Tariff जो था वो establish हुआ था. And आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ इसको establish किया गया था. So it was founded in Geneva, Switzerland. Next question. What is Article 19A of the Indian Constitution? So guys, the Article 19A जो है that deals with the freedom of speech and freedom of expression. So freedom of speech and expression is the correct answer. And guys, here we will be talking about freedom of speech and expression, जो कि Article 19(1) subsection A जो है वो क्या grant करता है citizens को? So this article basically grants citizen the right to freely express their thought. ठीक है? Every Indian citizen has the right to freely express their thought, their opinion, their ideas, and this is what comes under Article 19 subsection 1, section 1 subsection A. ठीक है? अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? इसमें इंक्लूडेड ये है दैट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वन सेल्फ थ्रू स्पीच. ठीक है? बोल के, लिख के, प्रिंट करके,
विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा या फिर किसी और मीन्स के द्वारा दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। और इसी में इंक्लूडेड है जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनके पास राइट है टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशंस या फिर यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बनाने का राइट है, to move freely throughout the territory of India. So these are some of the rights, these are some of the fundamental rights that each and every citizen of India possess. So that's all about it, guys. Those were the very important GKGS questions जो कि आपके 3 दिसंबर के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के आपके आरपीएफ के पेपर में पूछा गया था. If you like the video and if you found it informative, then don't forget to like, share, and subscribe to our subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform where you're going to get all of the important videos and informative videos related to all the competitive exams. ठीक है guys, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल.